हेलो डियर स्टूडेंट, मैं जी नवल सर जजवा इंटरमीडिएट क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग जानेंगे मुग़ल साम्राज्य के द्वितीय शासक हुमायूं के बारे में। पिछले वीडियोस में हमने जाना था बाबर के बारे में। आज हम लोग हुमायूं के जीवन काल में जितने भी घटनाएं घटी और उन्होंने जो अपने साम्राज्य को बढ़ाने के लिए जो योगदान दिया उसके बारे में जानेंगे। तो आज आगे बढ़ते हैं हम लोग। हुमायूं जो मुग़ल साम्राज्य के मुग़ल कहते हैं मुग़ल साम्राज्य के दूसरे शासक थे। इनका जो शासनकाल था 1530 से 40 ईस्वी तक इन्होंने लगातार शासन किया। इसके बाद 1540 ईस्वी में ये जो है बिलग्राम या कन्नौज के युद्ध में बुरी तरह से पराजित हो जाता है और इसे अपना राजगद्दी छोड़ना पड़ता है। 40 से लेकर के 1555 ईस्वी तक ये बाहर अर्थात सिंध चले गए, जहाँ उन्होंने विवास जैसे क्रियाकलाप किया। पुनः फिर इन्होंने अफ़गान शासक जो सिकंदर शाह रहते हैं पंजाब के, उन्हें परास्त करके दोबारा दिल्ली की गद्दी पर 1555 ईस्वी में बैठते हैं और 1556 ईस्वी में इनकी मृत्यु हो जाती है। आज इसी के बारे में हम लोग जानेंगे। इसका जो पूरा नाम है नसीरुद्दीन हुमायूं था। इसका जो जन्म हुआ था हुमायूं का 6 मार्च 1508 ईस्वी को काबुल में हुआ था। ये भी ध्यान में रखेंगे। पूछा जाता है कभी कभी कि हुमायूं का पूरा नाम क्या था। नसीरुद्दीन हुमायूं। इसका जन्म कब हुआ था? तो 6 मार्च 1508 को। कहाँ हुआ था? तो काबुल में हुआ था। इनके पिता बाबर थे, माता माहिमा सुल्ताना थी, पत्नी हमीदा बेगम, कहीं हमीदा बानो बेगम मिलेगा, कंफ्यूज नहीं होएगा आप लोग। इनसे एक पुत्र प्राप्त हुआ था हमीदा बानो से। अकबर जो कि मुग़ल साम्राज्य के तृतीय शासक थे, 15 अक्टूबर 1542 को इसका जन्म हुआ। ये जो विवाह किए थे हमीदा 29 अगस्त 1541 को विवाह किए। 15 अक्टूबर 1542 को इसका जन्म हुआ अकबर का यहाँ। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। 25 दिसंबर 1530 ईस्वी को बाबर की मृत्यु के बाद, है ना, 29 दिसंबर 1531 ईस्वी को हुमायूं राजगद्दी पर बैठा आगरा में। जब बाबर की मृत्यु हुई थी तो ये आगरा में थे। आगरा में ही ये राजगद्दी पर बैठे। ठीक है, हुमायूं आगरा में ही राजगद्दी पर बैठे और बाबर की जो मृत्यु हुई थी आगरा में हुई थी, हमने पिछले वीडियोस में ही बताया था। और इसे बाद में ले जाकर काबुल में दफनाया गया था। तब जाकर के ये हुमायूं राजगद्दी पर बैठा 23 वर्ष की उम्र में। इस समय जो था हुमायूं बदखशां का सूबेदार था। ठीक है, ये भी आप ध्यान में रखेंगे। इनके बाद अपने पिता के आज्ञानुसार हुमायूं ने अपने भाई को राज्य का बंटवारा कर दिया। जैसे कामरान को काबुल दिया, काबुल व कंधार प्रदेश दिया था। अस्करी को संभल प्रदेश दिया था। हिंदाल को मेवाड़ और अलवर प्रदेश दिया था। ठीक है, चचेरे भाई को बदखशां प्रदेश दिया था। जो पहले हुमायूं जिस पर सूबेदार था उसी को चचेरे भाई को इन्होंने दिया था, बदखशां प्रदेश। ठीक है, तो ये इसमें जो था कामरान बहुत ही महत्वाकांक्षी था। और कामरान, ये जो है कामरान जिसको काबुल और कंधार प्रदेश दिया था हुमायूं ने, ये बहुत ही महत्वाकांक्षी था और अपने आप को हुमायूं के बराबर समझता था। ठीक है, इनके बाद ये जो दोनों भाई थे अस्करी और हिंदाल, ये दोनों भाई हुमायूं के लिए रोज़ नए नए मुसीबतें खड़ा करते रहते थे। ठीक है ना, और षड्यंत्रकारियों के हाथों की कठपुतली बनकर रह गए ये दोनों भाई। तो पूछता है क्या कि हुमायूं के कौन से भाई ने रोज़ नए नए मुसीबतें खड़ा करते थे? तो ये था इनका हिंदाल और जाकर के अस्करी। और ये हुमायूं के बराबर कौन समझता था अपने आप को? ये कामरान। ठीक है, इसे भी आप ध्यान में रखेंगे। चचेरे भाई को इन्होंने कौन सा प्रदेश दिया? तो ये बदखशां प्रदेश दिया था। ये ध्यान में रखेंगे आप। अब आते हैं हम लोग 1533 ईस्वी में।
1533 ईस्वी में इन्होंने हुमायूं ने क्या किया, दिनपनाह नामक नए नगर की स्थापना की इन्होंने। और देवरा का युद्ध जो है 1531 ईस्वी में घटित होती है, इसे भी आप ध्यान में रखेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये युद्ध लगभग पूछा जाता है, देवरा के युद्ध कब हुआ था, है ना, 1531 ईस्वी में। इसके बाद आते हैं हम लोग यहाँ 25 जून 1539 ईस्वी, चौसा के युद्ध में शेर खां ने हुमायूं को हराकर शाह की उपाधि धारण की और शेरशाह कहलाया। ठीक है, तो ये जो चौसा का युद्ध होता है, यहीं से हुमायूं की हुमायूं यहीं से कमज़ोर पड़ने लगता है और युद्ध सब हारने लगता है। इस युद्ध में शेरशाह की विजयी हुआ और शेरशाह कहलाया। इसमें यह पूछा जाता है, शेरशाह ने किस युद्ध के बाद शाह की उपाधि धारण की थी। तो ये जो है चौसा के युद्ध के बाद शाह की उपाधि धारण की और शेरशाह कहलाया था, ये भी आप ध्यान में रखेंगे। इस युद्ध में, चौसा के युद्ध में निजाम नामक भिश्ती की मदद से गंगा नदी पार कर हुमायूं ने अपनी जान बचाई थी। ठीक है ना, निजाम नामक भिश्ती था एक, जो कि नाव की मदद से हुमायूं को गंगा नदी पार करवाया। और बाद में हुमायूं ने इस भिश्ती को एक दिन के लिए राजा बनाया था। इस भिश्ती ने, अर्थात निजाम नामक जो भिश्ती एक दिन राजा बना, इसने अपने शासनकाल में, एक दिन के शासनकाल में चमड़े के सिक्के जारी किए थे पूरे राज्य में। ठीक है, इसके बाद आते हैं हम लोग, यहाँ से ज़्यादा प्रश्न पूछा जाता है बीपीएससी लेवल में। इस पॉइंट में किस मुगल शासक ने एक भिश्ती को राजा बनाया था जिसने चमड़े के सिक्के जारी किए थे? तो ये निजाम नामक भिश्ती ने, हुमायूं ने इसे राजा बनाया था जान बचाने के क्रम में। ठीक है, अब आगे चलते हैं हम लोग। 17 मई 1540 बिलग्राम का युद्ध या कन्नौज का युद्ध। ठीक, बिलग्राम युद्ध या कन्नौज के युद्ध में शेरशाह ने हुमायूं को अंतिम रूप से परास्त कर दिया था। ठीक है ना, बुरी तरीके से इसमें पराजित किया। अंततः हुमायूं को भागना पड़ा। शेरशाह ने भारत पर पंजाब दिल्ली पर आसानी से कब्जा करके एक नए अफगान साम्राज्य की स्थापना की यहाँ शेरशाह ने। ठीक है, तो कब क्या, 1540 ईस्वी में आप ध्यान में रखेंगे। शेरशाह सूरी ने भारत पर कब अफगान साम्राज्य की स्थापना करता है? तो 1540 ईस्वी में। किसे परास्त किया था? तो हुमायूं को परास्त किया था। कौन सा युद्ध था? बिलग्राम युद्ध या कन्नौज का युद्ध। ठीक है, ये भी आप ध्यान में रखेंगे। अफगान साम्राज्य की स्थापना की यहाँ शेरशाह सूरी ने। अब जब इस युद्ध से भागते समय हुमायूं को सिंध में अमरकोट के राणा वीरसाल ने शरण दी थी। ये भी पॉइंट बहुत बार पूछा गया है कि जब बिलग्राम युद्ध से भाग रहे थे, भागते समय सिंध में किस राजा ने उसे शरण दी थी? तो राणा वीरसाल ने इसे शरण दी थी। इसे भी आप ध्यान में रखेंगे। राणा वीरसाल ने हुमायूं को शरण दी थी। कहाँ? सिंध में, अमरकोट में। ठीक है, यहाँ इसने 15 वर्ष तक घुमक्कड़ों जैसा निर्वासित जीवन व्यतीत किया। ठीक है, कहाँ? तो सिंध में। ठीक है, इसके बाद निर्वासन के समय, अर्थात सिंध में ही निर्वासन के समय हुमायूं ने हिंदाल के फारसवासी सिया मीर बाबा दोस्त उर्फ मीर अली अकबर की पुत्री हमीदा बेगम से 29 अगस्त 1541 को निकाह किया। अर्थात जब ये बिलग्राम कन्नौज युद्ध के बाद भागे 15 वर्ष में, तो वहाँ हिंदाल के गुरु थे सिया मीर बाबा दोस्त उर्फ मीर अली अकबर की पुत्री से इन्होंने विवाह किया। कब विवाह किया? 29 अगस्त 1541 को निकाह किया। ठीक है ना। इनके बाद 15 अक्टूबर 1542 ईस्वी को हमीदा बेगम ने अकबर को जन्म दिया। कौन? हमीदा बेगम ने। तो हुमायूं का पुत्र हुआ अकबर यहाँ। ठीक है ना। तर्दी बेग ने यह शुभ समाचार हुमायूं को सुनाया था। ठीक है ना। तर्दी बेग नामक ने हुमायूं को बताया कि आपको एक पुत्र हुआ है। ठीक है, उसका नाम क्या था? तर्दी बेग। ये भी आप ध्यान में रखेंगे। इनके बाद आइए यहाँ पर मच्छीवाड़ा एवं सरहिंद के युद्ध में हुमायूं ने बैरम खां के नेतृत्व में
अफगान शासक सिकंदर को परास्त किया। 23 जुलाई 1555 ईस्वी को पुनः दिल्ली पर कब्जा कर राजगद्दी पर बैठा। ठीक है, तो मछुआरा युद्ध कहिए या सरहिंद के युद्ध कहिए, तो हुमायूं ने बैरम की सहायता से अफगान शासक जो दिल्ली पर शासन कर रहा था, उस समय जो था दिल्ली पंजाब के शासक ये, तो उस समय सिकंदर था। तो बैरम खां की सहायता से हुमायूं ने क्या किया, उसे परास्त किया और आसानी से दिल्ली पर पुनः दोबारा इन्होंने कब्जा कर लिया। ठीक है, तो कब किया, 23 जुलाई 1555 ईस्वी को, है ना, पुनः दिल्ली पर कब्जा कर राजगद्दी पर बैठा। हुमायूं जो था ज्योतिष पर विश्वास करते थे और इसीलिए सप्ताह के 7 दिन 7 रंग कपड़े पहनते थे। यह बहुत बार प्रश्न पूछा गया है। ऐसा कौन सा मुगल शासक था जो सप्ताह के 7 दिन 7 रंग के कपड़े पहनते थे, तो ये हुमायूं थे। ये भी आप ध्यान में रखेंगे क्योंकि ये ज्योतिष में विश्वास करते थे। इनके बाद आते हैं हम लोग 1556 ईस्वी में दिनपना नामक भवन की सीढ़ियों से गिरने के कारण हुमायूं की मृत्यु हो जाती है यहाँ। ठीक है, मृत्यु कब हुई, 1556 ईस्वी में दिनपना नामक भवन से गिरने के कारण। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। यही इसी क्रम में लिखा है, इतिहासकार लेनपुन ने लिखा कि हुमायूं गिरते पड़ते इस जीवन से मुक्त हो गया, ठीक उसी तरह जिस तरह तमाम जिंदगी वह गिरते पड़ते चलता रहा था। ठीक है, तो हुमायूं का जो अर्थ होता है भाग्यशाली होता है। भाग्यशाली होने के ही कारण उसे दोबारा राजगद्दी प्राप्त हुआ और महान सम्राट अकबर जैसे उसे पुत्र प्राप्त हुआ, ये भाग्य ही था उसका। ठीक है, हुमायूं नामा ये भी कभी कभी प्रश्न पूछता है। इसकी रचना जो है गुलबदन बेगम ने की थी, हुमायूं की बहन अर्थात अकबर की दीदी। ठीक है, तो अकबर के आग्रह पर ही ने गुलबदन ने हुमायूं नामा की रचना की थी। ये हुमायूं नामा 2 भागों में बटा हुआ है। तो ये विशेषकर 12th के लिए बिहार बोर्ड के जितने भी विद्यार्थी हैं, इतिहास से संबंध जो इतिहास विषय का अध्ययन कर रहे हैं, उनके लिए बहुत ही ये लाभदायक सिद्ध होगा। मैं आशा करता हूँ कि आपको यह पसंद आएगी। जय हिंद।